कोई मुझे और सुन रहा है यहाँ पर? जी। Miss जी Amina, can you hear me? आई थिंक वो Uh, ओके ठीक है जब एक तक वो मिनट, लेट मी चेक। आप चेक करें। मिस सामना ऑनलाइन शो हो रही हैं, लेकिन अभी उनका कोई मसला आ रहा है शायद। लेट हाँ मी जी चेक फर्दर। तो मैं फिर क्या दूसरे मेंबर को इनवाइट कर सकती हूँ? हाँ, मिस जिक्रा फैज साहिबा, हाँ जी ओवर टू यू। इनको इंट्रोड्यूस करवा दें काइंडली आप। ओके जी जी मैम जिक्रा फैज साहिबा शी इज़ अ बिहेवियर थेरेपिस्ट and also a MPhil in a special education from UMT and recently जो है वो visiting lecturer के तौर पर काम कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन सो इट्स ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ मेंटल डिसऑर्डर के रिलेटेड अपने ख्यालात का इजहार करेंगे सो आई वुड लाइक टू कॉल मैम जिक्रा फैज थैंक यू सो मच मैम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नोबर, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो कि जैसे मैम स्नोबर ने बात की कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बच्चों के अंदर। हम इतना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं कि मतलब आपने मार्क्स लेने हैं, आपने डॉक्टर बनना है तो बस बनना है। ठीक है। आई थिंक सो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि 1 चिल्ड्रन आउट ऑफ 10 जो यंग बच्चे हैं, आजकल यूथ हैं, उनमें से एक जो यूथ में है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का इशू आ रहा है। रीजन क्या है? सबसे बेसिक चीज तो ये है कि सबसे पहले जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, अवाम है, लोग हैं, उनमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते क्या है। मतलब हम लोगों को अभी तक यही पता है कि जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है बस उनके अंदर मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कोई इशू नहीं है। अगर वो रो रहा है, अगर वो स्ट्रेस में है, सर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन है, तो वो इन चीजों को प्रॉब्लम में या उनकी मेंटल हेल्थ में कंसीडर करते ही नहीं है। वो यही कंसीडर किया जाता है जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन है, जिनका आईक्यू लेवल लो है, जो फिजिकली या मेंटली एवरेज बच्चों से बिल्कुल बिलो है, वो बच्चे उनको ही सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली आजकल जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनसे ज्यादा जो हमारे नॉर्मल यूथ और चिल्ड्रन है उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा जो देखी गई है वो इफेक्ट कर रही है और वो प्रेजेंट है। द रीजन इज दैट कि हम लोग बच्चों पे फोकस करना कम कर दिया है और पेरेंट्स ने अपना बर्डन ज्यादा डालना शुरू कर दिया। हम लोग बच्चों को इतना ज्यादा फोर्स कर देते हैं कि आपने हम लोग एक रोबोटिक लाइफ बना देते हैं। अगर हम एलीट क्लास में जाके देखें तो पेरेंट्स आई डोंट थिंक सो कि बच्चों के किसी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। वो अपना उठते हैं। हर एवरी फैमिली मेंबर उनकी अपनी अपनी एक लाइफ है। अगर उस लाइफ में आगे कोई इंटरफेयर करता है तो वो कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। मतलब हमें नहीं पसंद कि कोई हमारी लाइफ में आके कोई बात करे या हमें रोके, बस हमने जो जाना है तो बस जाना है। सो ये इश्यूज एलीट क्लास में भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो मिडिल क्लास है और जो बहुत ज्यादा लोअर क्लास है उनमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि एनवायरमेंटल कॉजेज, मेंटल हेल्थ के, मेंटल इलनेस का मुझे लगता है जो सबसे बेसिक इशू है वो एनवायरमेंटल कॉजेज है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस है जो हमारा यूथ के अंदर देखा जाता है वो एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सोशल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। कुछ मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनको आइसोलेट, मतलब बिल्कुल अलग रहने की आदत होती है। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे मिले, कोई फ्रेंडशिप करे। वो अकेले रह रह के अपने आप को आइसोलेट करके आई थिंक सो कि उनके अंदर जो मेंटल इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा बिल्ड होते हैं। उसके अलावा ट्रॉमा, इमोशनल, फिजिकल अब्यूज, आई थिंक सो कि अब जो लेटेस्ट 2019 की रिसर्च के अकॉर्डिंगली सेक्सुअल हरासमेंट कह लें, आप नीड कह लें, अकॉर्डिंग टू उनके बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो कि आजकल मोबाइल फोन का यूज हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। तो आई थिंक सो कि जो ये जो इश्यूज है जब ये यूथ को इफेक्ट करती है तो वो उनकी लर्निंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है नेगेटिवली।
स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, यूनिवर्सिटीज में स्टडी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर बच्चा मैट्रिक में, एफए में, बीए में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है और सडनली उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके अंदर ये इश्यूज आ रहे हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, तो उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव तौर पे उसके ऊपर उसकी लर्निंग पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी डिस्ट्रैक्शन होगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इनएबिलिटी होगी रिटेन टू द इंफॉर्मेशन, पुअर पीयर रिलेशनशिप हो गए, उसके बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर्स होंगे, जो कि हम लोग जो इवन पेरेंट्स हैं वो लोग इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये क्यों कर रहा है। वो कहेंगे बस वैसे ही देखा हमने, इसकी ये बात नहीं मानी, इस वजह से उसने ये रिएक्ट किया है। आई थिंक अगर हम उसको फौरन से किसी काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए और उसको अगर हम कोई उसकी काउंसलिंग करें या सेशन दे, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर है कि वो बात जो हम लोग सम हाउ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, हम लोग थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस करके रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली। और वो बातें जिनमें जिनका हमें को वे आउट नजर नहीं आ रहा होता, हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके हमें कोई ना कोई वे आउट निकल आता है, जिसकी वजह से मेंटली जो डिप्रेशन है, एंजाइटी लेवल है जो यूथ का, जो आजकल की नौजवान नस्ल है, वो उनका 50 to 60% कम हो जाता है। इवन सम हाउ जब मेंटल प्रॉब्लम इश्यूज इतने ज्यादा हो जाते हैं, राउंड अबाउट 15 to 20 years ओल्ड आप कह लें, बिटवीन जो बच्चे होते हैं, और वो खुदकुशी की तरफ भी जाते हैं कि बस हमने जिंदा रह के क्या करना है, हमने मर जाना है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन है। और अगर स्पेशल चिल्ड्रन में डिसऑर्डर्स में देखा जाए तो वो शिजोफ्रेनिया के, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के में समहाउ बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, मूड डिसऑर्डर आ जाते हैं, एडीएचडी बच्चे इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ हम इसमें यही नहीं कहेंगे कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, वो सोच रहा है, तो जी उसको मेंटल इशू है। हर एक चीज का इफेक्ट आपकी बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ है। तो ये चीजें आई थिंक सो बहुत ज्यादा काउंट होती हैं। जैसे यूएस के अंदर इस टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3.9% जो मेन है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हैं, और जो वुमेन है वो 6.5% है। मतलब वुमेन रेशो ज्यादा है। वुमेन रेशो ज्यादा इसलिए है कि कहा जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो सोचती ज्यादा है, वो हर बात पे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करती हैं, और बगैर सोचे समझे अपनी ही अजम्पशन से उसी बात का वे आउट निकाल लेती हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। नेगेटिविटी जो वुमेन्स में है, फीमेल्स में है, वो एज कंपेयर टू मेन बहुत ज्यादा। हमें, मेरे अकॉर्डिंगली, कि एक सोल्यूशन सॉर्ट आउट किया है कि हमें फैमिली के अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो बच्चा इजीली, अब इफ अगर मदर के साथ नहीं तो फादर, फादर नहीं तो सिस्टर, सिस्टर नहीं तो भाई, मतलब ऐसी पेयरिंग होनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिटी हो। आप कोई ना कोई बात करें और ये एकदम आप रिएक्ट ना करें। हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो कि अनप्रडिक्टेबल हो गया है, कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, तो आप उसको सॉर्ट आउट करें। और आप प्रेशराइज बच्चे को कभी नहीं करें कि इन फ्यूचर आपने ये करना है, बस हमने कह दिया तो आपने ये करना है। और अगर बच्चे को आपकी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप नोट करें, उसकी फिजिकल, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई चेंज नजर आ रहा है, तो आप फोकस करें। दैट्स मीन कि कुछ अप एंड डाउन है बच्चे की लाइफ में जो कि हमें फील नहीं हो रहा है। बच्चे का बिहेवियर एक दिन से दूसरे दिन के बिहेवियर से ऑटोमेटिकली इजिली जज किया जा सकता है कि बच्चे का जो पहला बिहेवियर था और अब जो बिहेवियर है, दैट्स मीन कि कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो कि कुछ बच्चे के साथ, उसके माइंड के अंदर कुछ है जो कि वो उसको नहीं बताना चाह रहा, या उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, और वो चीज उसके बिहेवियर्स के थ्रू शो होती है। और ये बात वाकई रियलिटी है कि जो चीज जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब आपको उनका कोई हल नजर नहीं आता, तो आपके जो बिहेवियर्स हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। बिहेवियर्स क्या आएंगे, आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे आप शाउट करेंगे, समहाउ आप थ्रोइंग करना शुरू कर देंगे, आप इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे कंपनी में बैठना, ग्रुपिंग में बैठना। इसको एंजाइटी कह लेंगे। आप सैडनेस फील होगी आपको कि आप
कोई भी मतलब इवन आप शादी में बैठे हैं, कोई ग्रुपिंग में बैठे हैं, तो आपको उधर भी लगेगा कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। ये उनके कुछ साइंस हैं, ठीक है। सोशल विड्रॉल आप इसको कह लें, चेंजिंग ऑफ मूड कह लें, कि आपके मूड स्विंग्स आप में बहुत ज्यादा आते रहेंगे। और उसके बाद ड्रामेटिक चेंज इन ईटिंग और स्लीप पैटर्न, और आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्लीप पैटर्न चेंज आ जाता है, लाइक बहुत ज्यादा सोना। आजकल ये यूथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जी रात को हमने जागना है और सुबह हम लोगों ने सोना है, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ जो इश्यूज आ रहे हैं 40% तो रीजन इसकी है कि जब यूथ रात को जागती है और डे में सोती है, तो ये जो स्लीप पैटर्न जो गड़बड़ हुआ हुआ है, उसकी वजह से जो चेंजिंग्स आती हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ पे भी इशू प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और आई थिंक सो कि जो रात को जागते हैं वो ऑटोमेटिकली यूथ है। आप मोबाइल फोन के साथ एंगेज होंगे, मूवीज, ड्रामाज एंड एक्सेट्रा, और जो आपके माइंड पे नेगेटिव इम्पेक्ट क्रिएट करता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं बहुत कम होंगे, 1 आउट ऑफ 10 जो रात को पढ़ते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं। तो आई थिंक सो कि हमें अपनी नेगेटिविटी को और इन पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो हम यूथ के अंदर से ये जो इश्यूज हैं इनको खत्म कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी अगर आ जाएगी तो बेटर है। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैं इसके रिलेटेड मैं ना एक क्वेश्चन एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो रात को जागने का जो ट्रेंड है, यानी कि मोस्टली जो हमारी यूथ है ना, उन्होंने ना हर एक चीज़ को ना ट्रेंड को फॉलो करती है। यानी कि यार मतलब ठीक है ना, मैं बताती हूँ, जब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे ना, अच्छा ठीक है, तो क्या होता था कि मोस्टली जो ग्रुप थे वो बात करते थे कि जी हम लोग रात को 2 बजे तक जागते हैं, ये है। तो दूसरा कहता था कि नहीं यार, ये 2 बजे तक जाके तुम लोग 2 बजे तक सो कैसे जाते हो, ये। यानी कि बच्चों के माइंड में, यूथ में ये चीजें ट्रेंड के साथ चलती हैं कि हम देर तक जागेंगे तो हम ज्यादा फैशन में या सोसाइटी में इन रहेंगे। लेकिन अनदर हर एक चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हम नेगेटिव चीजों को ऐसे कैरी कर लेते हैं कि यानी कि फैशन में, सोसाइटी में इन होने के लिए हमें उनके अंदर पता भी नहीं चलता कि हम किन किन जो चीजों से है ना वो अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर से, ये रात तक देर देर तक जागना, ये तो अफेक्ट करता है हमारी बॉडी पर। लेकिन दूसरा कि दूसरों को ये शो करवाना कि हम ज्यादा सोसाइटी में इन है, ज्यादा हम फैशन में इन है। तो आप इसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये भी फैक्ट है कि नहीं? मैम ये क्वेश्चन आप मेरे से कह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा डेफिनेटली ये इफेक्ट करता है। मेरी बात सुनिए, जैसे एक कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि हमने सुबह दोपहर शाम खाना खाना ही खाना, ठीक है। और इस्लाम में भी है जी दोपहर की नींद सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। और उसके बाद शाम को मगरिब के टाइम सोना नहीं चाहिए, वो मतलब बेनिफिशियल नहीं है। और आप रात को सो और सुबह जल्दी उठो। सेम जब हम लोग रात को जागते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसा हमारा पूरा एक क्लिनिक स्ट्रक्चर होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है। और रात को जागने से हम लोगों का मतलब एक, आप ये कह लें कि हमारा जो माइंड है, जो स्लिप एक पैटर्न हमारी बॉडी का बना हुआ एक सेट है, जब वो अपने टाइम पे अपना पूरा वो नहीं होता तो उसकी वजह से जो हमारे इश्यूज हैं, जो नेगेटिवली जो कि हमारा जो सिस्टम रन कर रहा होता है बॉडी का, वो जो हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स आप कह लें कि वो अकर हो जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज तो ऑब्वियसली आते आते हैं, जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जी बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। जी मैं अब इनवाइट करूंगी मैम आमना हुमा को, और शी इज़ अ गुड एक्टिविस्ट और एक मोटिवेटर भी है हमारे साथ। और मैं उनको दावत दूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ करें। और मैम आमना हुमा, क्या आप हमें सुन रही हैं? क्या आपका माइक ठीक है अब? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे अगर आप बता दें। आ रही है, थैंक यू सो मच मैम। To start with the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious.
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जो कर रहे हैं और जो करेंगे, वालेकुम सलाम। और इस फाउंडेशन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं आज आपके साथ हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ, बल्कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आज। वो ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी आज पता लगी हैं। तो इसके साथ ही मैं जो है वो स्टार्ट लेती हूँ। मैंने जो मेंटल हेल्थ के तौर पे था, मैंने ज़्यादा तो नहीं वो सारा कुछ जो मतलब एक डॉक्टर एडवाइस करता वो तो नहीं मैं करूँगी। एज अ मोटिवेटर मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दूँगी कि जनाब ऐसे भी जो है ना ओवरकम किया जा सकता है डिप्रेशन पे। तो मैंने डिप्रेशन और स्ट्रेस को लिया। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे समझा जाता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस को समझने के लिए ना एक बुनियादी फलसफा पहले समझना पड़ता है, और वो ये है कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हमारी होती हैं ना, इसी तरह कुछ जहनी बीमारियां होती हैं। जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं ना, फिजिकली साइंस उनके होते हैं। लाइक आपका सर दर्द कर रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप सब लोगों को भी पता लग जाएगा आपके इर्द गिर्द कि आप बीमार हैं। लेकिन खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली कहती है कि आपको तो कुछ नहीं है, लेकिन आप तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आप तो उदास होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये नॉर्मल बात है, वैसे ही उदास होगा। अच्छा, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि एक बंदा जो है वो बड़ा सोशल था, एक्टिव था, सारे कामों में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो अकेला रहना कहता है कि मैं अकेला रहूं, मैं किसी के साथ बात ना करूं, अपनी सेल्फ को इतना डाउन कर लेता है, अपने आप को इतना डाउन समझने लग जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर आपने समझना है कि इस बंदे को डिप्रेशन है या नहीं, लाइक मैं अगर समझती हूँ कि मैं देखूँ कि अगले बंदे को डिप्रेशन है या नहीं, तो मैं ये देखूँगी कि अगर वो बंदा जो है महफिल में बैठा हुआ है, लाइक आप किसी शादी पे चले जाते हैं, किसी फंक्शन पे चले जाते हैं, तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को, बट वो पर्सन जो है ना वो अकेला बैठ जाएगा। वो अपने आप को ऐसा समझेगा कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, हालांकि वो कुछ अर्सा पहले वही पर्सन जो था वो महफिल की रौनक था। लेकिन अब जो वक्त है कि वो किसी चीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, उसके अंदर कुछ गलत चल रहा है और उसको ठीक करना है हमें। तो एक तो ये साइन हो गया। एक ये साइन होता है कि अक्सर होता है हम लोग कोई चैलेंज आ जाता है, हमारे पास कोई काम आ जाता है, हम उसको लेके जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल ये होता है कि कुछ दिन बाद जो है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, शाम को हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन मसला तब होता है जब हम हफ्तों ही वो ठीक ना हो, हम उसी स्ट्रेस में रहें, उसी डिप्रेशन में रहें, ये हुआ क्यों हो गया यार, मेरे साथ ही क्यों हो गया। तो ये जो है वो डिप्रेशन है। अपने आप पे तारी कर लेना कि नहीं जनाब मैं तो ऐसा हूँ और क्यों हूँ। तो ये सारी जो है ना साइन, ये डिप्रेशन का पर्सन के साथ ही होती हैं और ये नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं होती। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा होता है कि हम लोग एक आम सी बात करते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं हर एक जो बात है ना वो मुंह पे कर देता हूँ। जनाब ये बेवकूफ़ी है, ये तो आप, फिर आपका करेक्टर क्या हुआ, आपका ये करेक्टर हुआ कि आप गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। हम कहते हैं मैं तो मतलब बर्दाश्त ही नहीं करता। जनाब बर्दाश्त का मतलब ही ये कि हम लोग बर्दाश्त करें, गलत बात को बर्दाश्त करें। जब हमने बर्दाश्त ही नहीं करना, हमने गलत बात पे चुप ही नहीं रहना, बल्कि क्या करना है, डिप्रेशन का शिकार हो जाना और ये कहना कि नहीं जनाब मैं पता नहीं क्या हूँ, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग अगर ऐसे ही करेंगे तो फिर हमने देखा पुराने वक्तों में जो लोग थे उनको तो पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि वो उनका गोल था, उन्होंने सेट किया था, उनका ईमान इतना मजबूत था कि उनको पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। अपने गोल को लेके वो इतना सीरियस थे, वो ही काम करते थे जो उन्होंने गोल सेट किए होते थे। और हम क्या करते हैं, हमारे बड़े सारे गोल हैं, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और नतीजे के तौर पर हम कुछ नहीं करते। और फिर क्या करते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का, हर एक के साथ झगड़ा करते हैं। यही होता है आम रूटीन में, सबके साथ यही होता है, क्योंकि हम कर नहीं सकते वो सारा कुछ, और करना हमने बहुत कुछ होता है। हालांकि इसकी बजाय अगर हम एक ही काम लें और उसको अच्छे तरीके से कर लें, या एक ही प्रोफेशन लें और उसमें बेस्ट हो जाएं। आपको 2 काम करने होते हैं किसी भी फील्ड में, या तो द बेस्ट ओनली हो जाएं या फिर ओनली वन हो जाएं अपनी फील्ड में, या तो ओनली वन हो जाएं, द बेस्ट ओनली वन हो जाएं। ये 2 सिचुएशंस लें अपने साथ। ये ना करें कि मैं ये भी करूंगा। आपको तो एवरेज लाइफ से जो है वो एलर्जी होनी चाहिए कि मैं आम जिंदगी क्यों गुजारूं, मैं तो लीडर बनूं। अच्छा, हम लोगों में ये बात है कि हम लोग जो लीडर है ना वो जनरेट नहीं कर रहे, हम लीडर नहीं बना रहे।
हम एक एवरेज पर्सन बना रहे हैं, एक आम इंसान बना रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसको कोई पता नहीं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो जैसे लाइफ जा रही है ना वैसे ही चला रहा है। हमें तो एवरेज लाइफ से ना एनर्जी होनी चाहिए। हम तो पॉसिबिलिटीज जो है ना वो स्कैनर्स हैं, हमें प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकालने थे। कुदरत जो है ना हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत कम। और हम तो अपनी मंजिलों पर पहुंचने वाले थे, एक मंजिल पे पहुंच के अगली मंजिल के इंतजार में थे हम। और हम क्या हैं, हम डिप्रेशन का शिकार और स्ट्रेस का शिकार। बस मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ आज ये हो रहा है कि हम तो डिप्रेशन का शिकार हैं। हालांकि हमने अपने गोल सेट करने थे, हमने ये करना था, वो करना था। हमें, हमारी यूथ को, हमें, हमारे पाकिस्तान को हमारी इतनी जरूरत है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो बीमार बैठे हुए हैं, बीमार पर्सन है, कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होना। मैं आपको कहती हूँ अपनी ये जो जंजीरें हैं ना इनको तोड़ दें। ये खौफ की, ये स्ट्रेस की, डिप्रेशन की जंजीरों को तोड़ के अपने होल से, अपने कंफर्ट जोन से निकल आए, बाहर आ जाएं। जनाब आपकी दुनिया को बहुत जरूरत है। आप तो दुनिया को आगे लेके जाने वाले थे और आप क्या कर रहे हैं, आप तो पीछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, लाइफ ऐसे नहीं चलती। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं कि हमें कोई परेशानी आती है ना, हम कहते हैं लो जी मुझे क्यों आ गई परेशानी, क्यों आ गई, मतलब क्यों आ गई वो परेशानी, आई तो आई कैसे। हालांकि ऐसा तो नहीं ना होता। आपने कभी देखा कब्रिस्तान में जाके वो जो है वो सुकून से सोए हुए होते हैं, उनको कोई शोर और वहां कोई आवाज नहीं है। आप किसी बस्ती में चले जाते हैं ना जहाँ लोग जिंदा हैं, जहाँ जिंदगी है, वहां लोग शोर भी करते हैं, वहाँ पोटेंशियल भी है, वहां लोग खुश हैं, शोर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा है। ये जिंदगी का हिस्सा है, शोर, लड़ाइयाँ, झगड़े और परेशानियां, और ये सारा कुछ। हम क्यों परेशान हो जाते हैं इन चीजों से। अगर हम चाहते हैं ना कि हमें सुकून हो तो फिर आप कब्रिस्तान में चले जाएं, वहां बहुत सुकून है, चले जाएं वहां पे। अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो आप बस्ती में आए, वहां रहें, लोगों के साथ रहें। तो अगर बस्ती में रहना है ना तो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आपकी तो ये पोटेंशियल, आपकी ये हिम्मत होनी चाहिए कि अगर किसी दिन आपको कोई परेशानी नहीं ना आती तो आप एक दफा बैठ जाएं घुटनों के बल और अल्लाह ताला की तरफ देखें, आसमान की तरफ देखें और कहें कि क्या मेरे ऊपर भरोसा खत्म हो गया, अगर नहीं तो कोई परेशानी भेजो, मैं निमट लूंगा। आपकी ये हिम्मत और पोटेंशियल होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम तो परेशान है जनाब, हम कह रहे हैं आई क्यों, तो हमें क्यों आ गई जनाब, किसी और को क्यों नहीं आ गई। और फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार हमारे दुश्मन को आ गई परेशानी, जनाब वो तो मोटिवेट हो रहा है, वो तो अंगीठी के अंदर है, वो तो कोयले की तरह जल रहा है, जब कोयला बाहर आ जाएगा वो तो बुझ जाएगा ना। ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी पावर को जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा, आपके पोटेंशियल को ज्यादा करना पड़ेगा। कोयला जब तक अंगीठी में रहता है ना वो गर्म रहता है, रोशनी देता है, हिद्दत वाला होता है, सुकून देता है, ठंड जो है ना वो खत्म करता है जब तक वो अंगीठी में रहता है। जब बाहर निकाल देते तो वो कुछ नहीं करता, मर चुका होता है, बुझ चुका होता है। तो आपको वो कोयला बनना है जो अंगीठी के अंदर हो, जो गर्म हो, जिसके अंदर पोटेंशियल हो, वो खुद भी मोटिवेट हो और दूसरों को देख के दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा शेर ऐड करूंगी और उसके बाद जो है ना मैं अपनी बात का इख्तिताम कर दूंगी। आई थिंक सो मैंने बहुत टाइम ले लिया। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। आपको वो नाम पैदा करना है जहां तक इश्क चलता है, इश्क बनाए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपसे मोहब्बत की जाए तो खुद मोहब्बत बन जाए, खुद मोहब्बत बन जाए, इंसानियत अपने अंदर निकालें। वो इंसानियत जो गुम हो गई है कहीं, उसको निकालें बाहर, दिखाएं लोगों को कि इंसानियत ये है। पहले आपको मोहब्बत बनना पड़ेगा। बंदे का बंदा बन जाना आसान काम है, ये आसान नहीं है। हम कहते हैं ये आसान है, ये आसान नहीं है। बंदे का बंदा बन जाना बड़ा मुश्किल है। ना पीर बनना मुश्किल है, ना फकीर बनना। फकीर भी बन जाते हैं आप, पीर भी बन जाते हैं आप। बंदे बन जाएं जनाब, बस बंदा बनना है आपको। आज की लाइफ में बस बंदा बन जाए। इंसानियत अपने अंदर जो है ना आपको दी हुई अल्लाह ने, वो जगह अपने लिए तो सारे जीते हैं, दूसरों के लिए जी के एक बार देखें, बहुत सुकून है इस जीने में। और इसके साथ ही मैं इख्तिताम करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया मैम। मैं एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आपने वो बात की है कि जो इंसान होता है ना वो कहता है कि जी मेरे दिल में जो आता है मैं मुंह पर कह देता हूँ। तो आप इसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोग दूसरे लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, उनको डिप्रेस करने में, उनको ज़्यादा स्ट्रेस देने में? क्या ये लोग खुद उस चीज़ से बचते हैं कि हम स्ट्रेस में ना आ जाएं? तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि हमें दो सिचुएशंस में इजाजत है कि हम जो है ना वो सच बोलें, अपने बारे में सच बोले। हम क्यों नहीं बोलते? हम अपने बारे में सच बोले। हम क्यों कहते हैं यार वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था, हम क्यों उसके बारे में कहें? मैं सॉरी टू से ऐसा होता है कि हम कहते हैं मैं बड़ी बर्दाश्त करता हूँ, मैं अच्छी बातें जो है ना वो करता हूँ, मैं उनको ही बर्दाश्त करता हूँ। बर्दाश्त क्या होती है? बर्दाश्त तो यही होती है ना कि हम जो है वो गलत बातों को बर्दाश्त करें, उन पे चुप हो जाए, खामोश हो जाए। आप देखें, आप कहते हैं नहीं मैं तो बोलूंगा, दूसरों के बारे में बोलूंगा, ये भी कहूंगा वो भी कहूंगा, तो क्या ये इंसानियत है? अपने बारे में सच बोले ना। दो सिचुएशंस में हमें सच बोलने की इजाजत है। एक ये जब आप रिश्ता करो और कोई आपसे पूछे कि क्या इस शख्स से रिश्ता या इस लड़की से करना जायज है। जायज तो नहीं कहूंगी कि ये कर सकते हैं, ये अच्छा इंसान है, तो आप मशवरा दें, उन्हें बताएं कि हाँ जी ये बंदा ठीक है, ये बंदी ठीक है। इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं, सच बोल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको कोई पूछे कि क्या ये इस बंदे के साथ या ये कारोबार करना है, तो आप सच बोलें, ठीक साफ बात करें ताकि नुकसान ना हो। इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसमें आप सच बोलें दूसरों के बारे में। जब आप दूसरों के बारे में बातें करते हैं ना, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है और वो कर रहा है, मैं तो मुंह पे कहता हूँ ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। आपको किसने इख्तियार दिया दूसरों के बारे में ये सब बोलने? आप अपने बारे में सच बोलें ना। मैं बड़ा सच्चा बंदा हूँ, हम अक्सर कहते हैं मैं बड़ा सच्चा बंदा हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। अल्लाह के नबी से सच्चा कौन था? कोई है? वो सच बोलते थे और मुस्कुरा के बोलते थे। मीठा बंदा जो है ना वो नहीं ठीक होता, हम ये कहते हैं। अल्लाह के नबी से मीठा कौन था? कोई नहीं था। ये चीजें डिप्रेशन काज करते हैं, ये डिप्रेशन पैदा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं, हम दूसरों के बारे में बोलते जाते हैं और फिर क्या होता है? डिप्रेशन का शिकार है हम लोग, परेशान कि दूसरे हमें परेशान करें और हम दूसरों को। जी थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया मैम। और दूसरा ये इसमें ये बात होती है कि इंसान जब किसी के साथ यानी कि रहता है तो उसकी नेचर यानी कि उसको समझता है। और मेरे लिहाज से अगर मेरा थोड़ा सा ये मतलब ये सोच है कि कुछ जो लोग होते हैं वो सच इस बेस पर नहीं बोलते कि वो सोचते हैं कि शायद उनको पता होता है कि आगे वाले का बिहेवियर क्या होता है, तो वो इस वजह से बिल्कुल वो उससे डरते हैं कि आगे वाले का रिएक्शन ऐसा होगा, क्योंकि वो उसको जानता है। तो थोड़ा सा मैंने ये बताया। तो मैम आप क्या कहेंगी कि इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं? मैं यही कहूंगी कि जहाँ पे आपने रिश्ते कायम रखना होते हैं ना, आपकी फैमिली है, आपका एक भाई जो है वो गुस्से वाला है, एक भाई जो है वो नरमी से बात करता है, एक भाई जो है वो थोड़ा सा गुस्सा करता है और फिर आपके साथ नर्म हो जाता है। तो मैंने तो तीनों भाइयों के साथ रहना है ना, तो चीजों को जो बर्दाश्त करना पड़ता है, चुप रखना पड़ता है दूसरों को। वालदैन को कभी कभी कहना पड़ता है आप चुप कर जाएं, भाई ठीक ही कह रहे होंगे। कुछ थोड़ी देर बाद हम लोग उसको समझा दें। जब वो जो सिचुएशन है, वो कहते हैं 2 मिनट 2 सेकंड के लिए अगर आप गुस्से पे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वो चीज कुछ सेकंड्स के लिए होती है। कोई भी हमारा इमोशन है ना, 12 इमोशंस जो हमारे, वो कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, उसके बाद वो जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ वो सेकंड्स जो है ना वो बर्दाश्त करना है, उसके बाद आप जो कहना चाहें आराम से कह दें, कुछ नहीं होता। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी द चेयरपर्सन मिस्टर हाफिज मोहम्मद शिराज, द स्कॉलर इन एनवायरमेंटल साइंसेज, the person who thinks that we should take an initial step for the early grooming of the students and identify the actual problem of students and develop the legal framework regarding to it. So I would like to call हाफिज मोहम्मद शिराज, वो आए और हमें मेंटल डिसऑर्डर के रिलेटेड अपने नए ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ अपनी दोनों स्पीकर्स का कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही ऑन वर्ड उनकी। और देखें कि हमें सच अगर बात की जाए कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं हैं, अगर हम ये कहते हैं, और जाहिर सी बात है सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम इस फेज से गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे। बात यह है कि हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को कि हम इस इशू को किसी भी फेज में फेस कर रहे हैं।
और बात यह है कि हर बंदा डिप्रेस होता है, हर बंदा अपने उस लेवल तक जाता है, हर बंदे को सैडनेस का सामना करना पड़ता है, हर बंदा खुश भी होता है। और प्रेशर और स्ट्रेस की बात की जाए तो हर बंदा एंजाइटी में भी जाता है, हर बंदा डिप्रेशन में भी जाता है, हर बंदा उस फेज से गुजरता है जो उस की जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज होता है। जैसे देर आर द बात की जाए कि पहली बात तो ये है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इन चीजों को कि हम इस फेज से गुजर रहे हैं। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, लेकिन उसको हम अपने ऊपर सवार नहीं करते, तो इट्स अ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस कि हम इसको एक्सेप्ट करके और खुद को इम्प्लीमेंट करें कि हमने इस प्रॉब्लम से किस तरह से छुटकारा हासिल करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये। अगर बात की जाए कि हम किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो देयर आर द डिफरेंट मिटिगेशन मेजर्स दैट वी कैन अडॉप्ट इन द सर्टेन वे। तो बात ये है कि हमें सबसे पहले तो हमारा रब्बे जुल जलाल और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज आपको दुनिया के कामों से बेगाना कर देती है। और मेरे ख्याल से नमाज या सलातो सोम एक ऐसा अमल है जो हमें डाइवर्ट कर देता है हमारे प्रॉब्लम से। हम टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हैं। हमारा अकीदा होना चाहिए इस पे। और मैंने रिसेंटली मैं एक हदीस पढ़ रहा था, मुझे बड़े अच्छा लगा। तो कहते हैं कि जब बंदा परेशान हो ना, तो उसको सूरत दुखा पढ़नी चाहिए। वद्दुखा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो इस सूरा में बड़ी अच्छी चीजें हैं कि जब कोई डिप्रेस में हो या परेशानी में हो, तो अगर इस सूरा को पढ़ लेता है तो ये तो हदीस के मुताबिक ये मैंने मफहूम बयान किया आप लोगों के साथ कि ये चीजें काफी हद तक ओवरकम हो सकती हैं। लेकिन बात ये है कि अगर पर्सनैलिटी वाइज बात की जाए कि डिप्रेशन क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होती है, मोड ऑफ एक्शन हमारे बदलते रहते हैं 24/7 में। और कभी हम गमगीन होते हैं, कभी हम यू कैन से कि हमें बड़ा हैरानी का मुजाहिरा करना पड़ता है। हमारे फेस एक्सप्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। और एक पर्सनैलिटी जिसकी बात की जाए तो उसके लिए 12 मिनट होते हैं, मैक्सिमम 12 मिनट में वो हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो एक 12 मिनट का एक वक्फा होता है जिसमें हमें बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा होता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो बेसिकली जैसे मिस आमना ने बात की, मैं उन्हीं की बात को कोट करूंगा कि उन्होंने बात की कि स्टेबल नहीं रहना चाहिए हमें। ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब हमारे पर परेशानियां ना हो, हम खुश ही हों। तो बंदा इंसान की ये फितरत है कि वो कभी भी स्टेबल स्टेट पे नहीं रह सकता। और ये आज की रिसर्च भी यही कहती है कि हम स्टेबल स्टेट पे कभी नहीं जा सकते। हमें गम भी फेस करना पड़ता है, हमें खुशी के एक्सप्रेशन भी देने पड़ते हैं। तो इस हवाले से कि हम स्टेबल स्टेट में नहीं रहते। जब हम इसके बारे में कोई परेशानी हमें आ जाती है, मैं बात कर रहा था कि हमें किस तरह से ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं और हम बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या किसी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी हम पे हमलावर होती है, जैसे कभी कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक है, ठीक है। तो इस पे लोगों ने इसको, पहली बात है कि हम अवेयर ही नहीं है इससे। दूसरी बात, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अवेयरनेस तो एक अलग बात है और हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये एक पेंडेमिक है, ये वाकयातन एग्जिस्ट करता है वायरस। हम इसको पहली बात है कि कर ही नहीं रहे।
और जब हमें आ जाता है तो हमारे मीडिया ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया है लोगों के सामने, तो जिसको कोरोना हो जाए तो वो तो वैसे ही मर जाता है अपने सोच के कि मुझे कोरोना हो गया है तो मैं किस तरह से फेस करूंगा। कोरोना का मोर्टेलिटी रेट, रिपोर्ट बताती है WHO की कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 3% मोर्टेलिटी रेट है, 97% आपके सर्वाइवल की चांसेस हैं। ठीक है, हम 3 से 97 और 100% तक लेके इसको खुद जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मुझे कोरोना हो गया और मैं मर जाऊंगा, जब ये गुमान हमारा होता है तो हम कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते। मैंने बड़े लोगों की कहानियां देखी कि बड़े डिप्रेस थे, जॉब लेस थे बंदे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले काम किया, अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू किया, जॉब पे नहीं काम किया। उन्होंने कहा कि हम अपने माइंडसेट को एक कंफर्ट जोन में लेके आते हैं पहले, फिर अगर जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हम स्ट्रगल करेंगे। और जब हम स्ट्रगल करते हैं ना किसी चीज में, तो अल्लाह डेफिनेटली आपकी मदद करता है। ये कुरान मजीद का भी एक किसी आयत का मफहूम है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। एक यूनिवर्सल कोड भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। हम इसको सिर्फ मानते हैं कि बुलावे की हद तक मानते हैं, कलामी मानते हैं इसको। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम हमेशा प्रोएक्टिव स्टेज नहीं आते। हमें जब हम पे मुश्किल पड़ती है तब हम इसको देखते हैं कि हमने इस मुश्किल को किस तरह से देखना है। बेसिकली इस सेशन का मकसद मेरे नजदीक ये था कि हम लोगों को अवेयर करें, एटलीस्ट एक भी बंदे के दिल में उतर जाएगी ना अगर बात हमारी, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी सक्सेस होगी। और सक्सेस इन द सेंस के हम किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, हम उसको अवेयर कर सकते हैं कि आपने इस तरह की, अगर आपको मुश्किल आ जाती है, इस तरह के मसाइल आपको दरपेश होते हैं जिंदगी में, तो आपने किस तरह से उनको टैकल करना है। मैं सीरीज ऑफ वेबिनार्स या सीरीज ऑफ सेशन लेके आ रहा हूँ इसी हवाले से। ये हमारी जनरल डिस्कशन थी और मिस आमिना हुमा साहिबा और मिस जिक्रा फैज साहिबा का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। और यकीन माने कि हमें इन चीजों से लड़ना है, ना कि डरना है। हम क्या करते हैं, अक्सर औकात ये होता है हमारे पास कि हम कोई भी परेशानी आती है, हमने सोच के उस परेशानी को, इतनी सी वो परेशानी होती है, हम इतना बड़ा कर लेते हैं उसको। इसकी वजह क्या है कि हमें ये मालूम नहीं होता कि इस परेशानी से किस तरह से हमने निकलना है। और बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं बहुत मशकूर हूँ इन लोगों का जिन्होंने इसको अटेंड किया। जी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि आपने बोला कि जो कोरोना का जो केसेस हैं वो मोर्टेलिटी रेट वाकई में 3% है। और हम जितना सोचते हैं ना कि हाँ जी, ये हम इसलिए होता है कि हम हर एक चीज का पहले ही रिजल्ट इंटरप्रेट कर लेते हैं, यानी कि हमें पहले ही पता होता है। यानी कि जॉब के रिलेटेड आपने बोला ना कि जो जॉबलेस पर्सन होते हैं वो पहले ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमें नहीं मिलनी, यानी कि रिजल्ट उनके माइंड में पहले ही होता है, जिसकी वजह से वो परेशानी का, डिप्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। और ये जो कोरोना वाला केस है, इसमें उन्होंने बता दिया ना कि इससे मरते हैं लोग, तो हर एक पर्सन के माइंड में पहले ही रिजल्ट है कि अगर मुझे ये हो गया तो मैंने डेफिनेटली मर जाना है, यानी कि रिजल्ट उसने पहले ही बनाया हुआ है। सो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का मेन रीजन यही है कि हम पहले ही रिजल्ट निकाल लेते हैं हर एक चीज का। यही था मैंने बातचीत करनी थी। डेफिनेटली कि जिस तरह का हम गुमान करते हैं, हमारा रब्बे जुल जलाल भी यही कहता है कि जिस तरह का गुमान करते हो मैं उसी तरह का आपको दिखा देता हूँ। इन्वायरमेंट की बात की गई, हम जिस तरह का इन्वायरमेंट को अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं वही इन्वायरमेंट हमें पे बैक कर रहा होता है, वही रिफ्लेक्ट बैक करता है हमें बेसिकली। और बात यह है कि हम इस चीज से निकलने की कोशिश करने के बजाय गुमान ही अपना नेगेटिव माइंड सेट के साथ दूसरी तरफ ले जाते हैं कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं तो सरवाइव नहीं कर सकता। और मोर्टेलिटी रेट, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये तो WHO की रिपोर्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि 3% तक मोर्टेलिटी या डेथ रेशियो है। और हम उसको 3 से 100% तक लेके जाने में अपना किरदार अपनी उस थिंकिंग के साथ अदा करते हैं कि हम ये गुमान कर लेते हैं कि ये पेंडेमिक आया तो मैंने नहीं बचना। और बेसिकली जो भी बीमारी स्टार्ट होती है, अगर आपको बुखार हो गया है आज फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे मुझे हो जाता है, कोई बीमारी लाहक हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी को हो,
लेकिन हम गुमान ऐसा करने लग पड़ते हैं कि हमें बीमारी हो गई है और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है मेरी, और जब हम लेट जाते हैं ना तो हमारे आजकल की जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है वो भी ये प्रूव करती है कि इंसान जिस चीज के बारे में प्रैक्टिस करता है सोचने की ज्यादा से ज्यादा, उस तरह के वो गदूद निकलना उसके माइंड से शुरू हो जाते हैं और उसी तरह का गुमान हो जाता है और वो उससे निकल नहीं पाता। बात यह है करने की कि हमें इस चीज को ओवरकम करना चाहिए, और ओवरकम करने से पहले हमें अवेयर करना चाहिए हमारी यूथ को कि इट्स नॉट अ बिग डील, कि हम ये पॉसिबिलिटी है कि हम बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है, बड़े अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं इसको, कि हम इससे निकल आए। लेकिन बात यह है कि हमें इससे निकलना है, और किस तरह से निकलना है, बड़े अच्छे वेज हैं, थेरेपी भी हैं कुछ, लेकिन थेरेपी की बात तब आती है जब हम उस स्टेज पे चले जाएं जिस स्टेज से हम निकल नहीं सकते, लेकिन हम खुद ही अपने आप के जिम्मेदार होते हैं उस सिचुएशन में लेके जाने के लिए। कोई भी जाहिर सी बात है, दुनिया है, मकफाते अमल है, अगर आप इनपुट नेगेटिव देते हैं तो आउटपुट भी आपको नेगेटिव वे में ही मिलेगी। आप किसी को गाली देते हैं, किसी की पेरेंट्स को गाली देते हैं, तो आपको पे बैक में अपने पेरेंट्स के लिए गाली बर्दाश्त करना पड़ेगी, क्योंकि आपने दी है, और जो आप देते हैं वो लेने के हकदार हैं आप। अगर मेरा अकीदा है और मैं इस अकीदे पे बड़ा स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस अकीदे के, कि मैं अगर सोसाइटी के लिए पे बैक कर रहा हूँ तो इसमें मेरे कैथारसिस है और मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन इसमें मौजूद है। और विदाउट एनी कंसर्न का मतलब ये है कि मैं अगर सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो रब्बे जुल जलाल इतना रहीम है, करीम है, वो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर देगा। मुझे टेंशन नहीं है कि मैं जॉबलेस हूँ ऑन दैट टाइम। यकीन मानिए कि जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हार जाना और खुद को महसूस करवाना कि मैं हार गया हूँ, ये बड़ी बात है, और यही हमें डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी परेशानी या कोई मुश्किल हमें दरपेश है तो हम